नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, राजस्थान का जो नया भूगोल हम पढ़ रहे हैं इसकी क्लास नंबर 23 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। 50 जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का जीके पढ़ाया जा रहा है और ये जो नया जीके है मित्रों, इसकी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान का नया भूगोल। पिछली जो 22 क्लासेज है वहां पर जाकर आप इन पिछली 22 क्लासों को अटेंड कर सकते हो। देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 23 में, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो प्रमुख घासें हैं, जो राजस्थान में अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो घासें पाई जाती है और मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, जो पिछली क्लासेज 3-4 क्लासेज हमने पढ़ी है, पिछली 19, 20, 21, 22, इन क्लासेज में हमने राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जो जो चीजें आपकी आती है उनको हमने कंप्लीट किया है। जैसे राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में जो अभयारण्य है, राजस्थान में जो जंतुआलय है, राजस्थान में जो मृगवन है, इन सभी चीजों को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत ही राजस्थान की जो प्रमुख घासें हैं, जो प्रमुख पेड़ है, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेवण घास के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सेवण जो घास होती है इसके बारे में अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेवण घास की, साथियों ये प्रोटीन युक्त और स्वादिष्ट घास होती है जिसको पशु पक्षी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लसियारुस सीडिकस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। साथियों क्या है? लसियारुस सीडिकस। और अगर हम ये देखें कि सेवण घास राजस्थान में, देखो वर्तमान में जो 50 जिले हैं उसके अनुसार हम राजस्थान जिले पढ़ रहे हैं, तो पूर्व में भी और वर्तमान में भी जैसलमेर जिले में पूर्व में ये सबसे ज्यादा पाई जाती थी और वर्तमान में भी जैसलमेर जिले में ही सबसे ज्यादा सेवण घास पाई जाती है, क्योंकि जैसलमेर जिले का कोई विभाजन नहीं हुआ तो फिर ये फैक्ट कोई चेंज नहीं होगा। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, देखो लाठी सीरीज के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। लाठी सीरीज जो जैसलमेर में स्थित है, साथियों इसके आसपास का जो क्षेत्र है लाठी सीरीज का, यहीं पर सेवण घास ज्यादा देखने को मिलती है और सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोन नाम से जाना जाता है। यह विशेष तौर पे आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है, तो भाई सेवण घास का स्थानीय नाम है लिलोन। नोट करके लिखा है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में जो सेवण घास के अलावा अन्य जो और भी घासें हैं, जैसे सेवण तो है ही है, एक धामण घास भी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, करंज घास भी पाई जाती है, निप्पन घास भी पाई जाती है। तो ये सेवण, धामण, करंज, निप्पन, ये सभी क्या है? ये पश्चिमी राजस्थान में जो घासें पाई जाती है उनके प्रकार है साथियों। बिल्कुल आपको अच्छे से इन चीजों को याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बांस घास की। बांस भी क्या है? एक प्रकार की घास है। देखो बांस के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर बांस की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी घास, क्या नाम है? बांस। विश्व की सबसे लंबी घास का नाम बांस है मित्रों। और इस विश्व की सबसे लंबी घास को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। साथियों देखो, आदिवासियों का हरा सोना कह दो, विश्व की सबसे लंबी घास कह दो, दोनों का ही आंसर क्या रहेगा? बांस रहेगा। वैज्ञानिक नाम देखेंगे साथियों तो बेम्बूसा वल्गरिस। बेम्बूसा वल्गरिस बांस का वैज्ञानिक नाम है। जबकि अगर ये पूछ ले कि बांस राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? बांसवाड़ा जिले में, जो राजस्थान के दक्षिण भाग है। राजस्थान के दक्षिण भाग के अंतर्गत बांसवाड़ा जिला आता है और यहीं पर
सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। साथियों, एक विशेष तथ्य ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन 2015-16 में चलाया गया था, जबकि राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई थी सन 2006-7 में। तो ये सारे फैक्ट बिल्कुल आपके क्लियर होना चाहिए। भाई ये पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2006-7 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कब चलाया गया, 2015-16 में। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है, बांस। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, बांस को। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बैम्बूसा वल्गरिस। और राजस्थान में बांस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, बांसवाड़ा जिले में। साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा, महुआ के बारे में। तो देखो, महुआ कोई घास नहीं है, बल्कि महुआ क्या है, एक पेड़ है। और महुआ से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महुआ की अगर हम बात करें, महुआ को कहा जाता है भाई आदिवासियों का कल्पवृक्ष। आदिवासियों का हरा सोना किसको कहते हैं, बांस को, जबकि आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है महुआ को। महुआ का जो पेड़ होता है साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। ये वैज्ञानिक नाम है किसका, महुआ का। उपयोग अगर हम देखें कि महुआ का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आदिवासियों के द्वारा शराब बनाने का जो कार्य है, इसमें महुआ का प्रयोग किया जाता है। और महुआ का देखो, जो शराब बनाने का कार्य किया जाता है, तो शराब को कहा जाता है मोकड़ी, या फिर उसको महुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि महुआ की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक महुआ के जो पेड़ है वो किस जिले में पाए जाते हैं, तो मित्रों, जो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत ही जो जिला पाया जाता है, कौन सा, डूंगरपुर जिला। बिल्कुल यहीं पर महुआ के सर्वाधिक वृक्ष देखने को हमको मिलते हैं। तो मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, तो वो ये है कि आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसको कहते हैं। फिर आपका आंसर क्या रहेगा, महुआ को ही आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। और महुआ का प्रयोग किसमें किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा शराब बनाने में महुआ का प्रयोग किया जाता है। और महुआ से जो आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, उस शराब को किस नाम से जानते हैं, मोकड़ी या फिर महुड़ी। जबकि महुआ का पेड़ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर जिले में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे प्लास की। प्लास भी कोई घास नहीं है, बल्कि प्लास एक पेड़ का नाम है, जिसको ढाक के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जो प्लास है, इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो प्लास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये प्लास का वैज्ञानिक नाम है। जबकि प्लास को ढाक भी कहा जाता है, जंगल की आग भी कहते हैं इसको, वन की ज्वाला भी कहते हैं इसको, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको स्थानीय भाषा में खाकरा भी कहा जाता है। देखो, इसको जंगल की आग या वन की ज्वाला या द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो होली का टाइम होता है, ठीक है, होली का जो त्योहार है, इसके टाइम पे जो प्लास के जो पेड़ होते हैं, इन पे जो फूल आते हैं साथियों, देखने पे ऐसा लगता है जैसे कहीं पर भी प्लास का पेड़ है कि कहीं आग लग रखी हो। तो बिल्कुल इसी कारण इसको कहा जाता है जंगल की आग, वन की ज्वाला या द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। इसको ढाक भी कहते हैं, इसको प्लास भी कहते हैं, और इसको खाकरा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, सर्वाधिक राजस्थान में प्लास के जो पेड़ होते हैं, ये कौन से जिले में देखने को मिलते हैं, तो जो राजसमंद जिला है, यहाँ पर प्लास के सर्वाधिक पेड़ देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए हम आगे बात करेंगे। 5वें नंबर पे जो पेड़ आता है, भाई ये भी कोई घास नहीं है, तेंदू भी क्या है, एक पेड़ है। और तेंदू को स्थानीय भाषा में तिंदू या टिमरू के नाम से जाना जाता है। तिंदू भी कहते हैं, तेंदू भी कहते हैं, या टिमरू भी इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम देखें मित्रों, तो इसको वैज्ञानिक जो इसका नाम है वो है डाइपारस मेलेनोजाइलोन। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उपयोग अगर हम देखें तेंदू का, तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। भाई देखो, बीड़ी के बारे में आप सभी जानते हो मित्रों,
बीड़ी बनाने का जो कार्य है ये तेंदू के पत्तों से ही किया जाता है। इसमें तंबाकू डालकर बीड़ी का शेप दिया जाता है, और जो शेप दिया जाता है वो किसके पत्ते होते हैं, तो वो तेंदू या तिंदू या टिमरू के पत्ते होते हैं। देखिएगा आगे हम देखते हैं, तो तेंदू का जो पत्ता है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1974 में। और राजस्थान में तेंदू के जो पेड़ होते हैं ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, एक तरह से जो हाड़ौती का पठार है, और इसके अलावा जो दक्षिणी वाला जो भाग है यहाँ पर सर्वाधिक तेंदू के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो तेंदू के बारे में हमने क्या क्या देखा कि भाई स्थानीय नाम इसका क्या है, तिंदू या टिमरू। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है साथियों, डाइपारस मेलेनोजाइलोन। उपयोग किसमें किया जाता है तेंदू का, तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1974 में। और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग है यहाँ पर तेंदू के पेड़ देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखो 6ठे नंबर पे खेर के पेड़ के बारे में हम बात करेंगे। ये भी एक पेड़ है। और एक बात आपको बता दूं कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से चैनल पर जरूर जुड़ कर रहिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखो खेर का जो पेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो साथियों खेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अकेशिया कटेचू, खेर का वैज्ञानिक नाम है। जबकि जिसे तेंदू का जो उपयोग है वो किसमें किया जा रहा था, बीड़ी बनाने में तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जा रहा था। जबकि खेर के पेड़ की अगर हम बात करें तो खेर का जो वृक्ष होता है इसकी छाल से खथोड़ी जनजाति द्वारा कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। पान में जो कत्था लगाते हैं ना, वो कत्था किससे बनता है, खेर के वृक्ष की जो छाल है उससे साथियों वो कत्था बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक खेर की बात करें तो जो उदयपुर जिला है और जो चित्तौड़गढ़ जिला है, इन जिलों में खेर के वृक्ष सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। देखो खेर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि कौन से वृक्ष की छाल से कत्था बनाने का कार्य किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, खेर वृक्ष की छाल से कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। जबकि कौन सी जनजाति के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है, कथोड़ी जनजाति के द्वारा साथियों कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। चलिए 7वें नंबर पे हम वृक्ष जो देखने वाले हैं वह है सागवान। तो भाई सागवान भी एक वृक्ष है और ये एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी है साथियों। इमारती लकड़ी मतलब इमारत, जैसे मकान वगैरह में गेट बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, तो इनमें जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी आती है सागवान की लकड़ी। बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसमें ब्लैक से भी कार्य किया जाता है साथियों सागवान की लकड़ी का। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी बिकती है ये लकड़ी। वैज्ञानिक नाम इसका देखें सागवान का तो टेक्टोना ग्रैंडिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है मित्रों। राजस्थान में सर्वाधिक जो सागवान पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। प्लस जो क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे जिला तो कौन सा आएगा, बांसवाड़ा जिला। लेकिन अगर आपसे यूं पूछ ले कि राजस्थान में सागवान सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है। भाई बांसवाड़ा जिले, जो बांसवाड़ा जिला है ये भी दक्षिणी क्षेत्र में ही है। तो ये आप यहां से क्लियर कर सकते हो कि क्षेत्र की अगर पूछ ले तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सागवान के वृक्ष ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिला अगर पूछ ले तो राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला है साथियों, यहाँ सबसे ज्यादा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। मित्रों सागवान से संबंधित ही एक अभयारण्य है जिसका नाम है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो है इसी के अंतर्गत सागवान के वृक्ष बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 8वें नंबर पे देखें तो देखो 8वें नंबर पे जो है ये कोई वृक्ष नहीं है, ये एक घास है जिसका नाम है खस घास। घास का नाम क्या है, खस घास। देखो एक प्रकार की ये सुगंधित घास है जिसका उपयोग इत्र बनाने में और पर्दे बनाने में किया जाता है। और सर्वाधिक राजस्थान में जो भरतपुर जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, टोंक जिला है, इन जिलों के अंतर्गत खस घास देखने को मिल जाती है। तो खस घास के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है ना,
कि खस घास का प्रयोग किसमें किया जाता है? आंसर क्या रहेगा? खस घास का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। कौन सी घास सुगंधित घास है? तो आंसर क्या रहेगा? खस घास जो है ये एक सुगंधित घास है। क्लियर है सभी के ये भी? चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो 9वें नंबर पे देखेंगे शहतूत। मित्रों शहतूत क्या है? ये एक पेड़ है और शहतूत की अगर हम बात करें तो इस पेड़ पर, किस पेड़ पर? शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। किस पद्धति से? तो टसर पद्धति द्वारा रेशम की खेती की जाती है, जबकि टसर विकास कार्यक्रम चलाया गया था उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। देखो शहतूत के पेड़ पर यूं पूछा जाता है कि भाई रेशम के कीड़े जो हैं वो किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो आंसर क्या रहेगा कि शहतूत के पेड़ पर ही रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। यूं भी पूछा जाता है कि किस पद्धति के द्वारा रेशम की खेती की जाती है? तो टसर पद्धति के द्वारा रेशम की खेती की जाती है। यह भी पूछ लिया जाता है कि टसर विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन जिलों में चलाया गया? तो फिर आंसर क्या रहेगा? उदयपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले में टसर विकास कार्यक्रम चलाया गया था साथियों। चलिए 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो एंचा घास को देखने वाले हैं। एक प्रकार की कंटीली घास होती है कांटों युक्त। इस प्रकार की घास सर्वाधिक राजस्थान में जो केवलादेव अभयारण्य हमने पढ़ा है साथियों, केवलादेव अभयारण्य का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो जो भरतपुर में स्थित है, यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम देखें केवलादेव अभयारण्य क्या सॉरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जब हमने कंप्लीट किया था वहां मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक प्रकार की कंटीली घास पाई जाती है जिसका नाम है एंचा घास, और इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो पक्षी आते हैं वो पक्षी, बहुत सारे पक्षी इस घास में उलझकर मर जाते हैं साथियों। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वह कौन सी घास है जिसमें अक्सर पक्षी उलझकर मर जाते हैं। तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? एंचा घास है। एंचा घास क्या है? एक प्रकार की कंटीली घास है, कांटों से युक्त घास है, कांटे इसमें पाए जाते हैं। चलिए 11वें नंबर पे देखें तो 11वें नंबर पे आते हैं मोंथिया या मेथिया घास। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो तालछापर जो अभयारण्य है, तालछापर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले में। फिर साथियों इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर तालछापर अभयारण्य में मोथिया या मेंथिया घास पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम अगर हम इसका देखें तो साइप्रस रोन्टडस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो तालछापर अभयारण्य है इसमें हमने विशेष तथ्य क्या देखा था कि इसमें काले हिरण पाए जाते हैं, काले मृग पाए जाते हैं। कौन से अभयारण्य में? तालछापर में। और इसी में ही एक घास भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मोंथिया या मेथिया घास। यहाँ तक क्लियर है सभी के? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें साथियों तो कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे पहला जो तथ्य आता है वो है मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1978 में, जिसमें टोटल जो खर्चा आया था मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें केंद्र सरकार ने, अगर यूं मान के चलो कि अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो केंद्र सरकार ने 75 रुपए दिए थे और राज्य सरकार ने 25 रुपए दिए थे। मतलब ये प्रतिशत है ये कि 75% जो भागीदारी थी वो केंद्र सरकार की थी और 25% जो भागीदारी थी वो राज्य सरकार की थी। कौन से कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं? मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की। अर्थात मरुस्थल में वृक्षों को लगाया गया होगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कब शुरुआत इसकी की गई थी साथियों? सन 1978 में। जो अगला विशेष तथ्य हम देखेंगे वो है अरावली वृक्षारोपण योजना। साथियों अरावली जो पर्वतमाला है इसके अंतर्गत वृक्षों को लगाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसका नाम क्या है? अरावली वृक्षारोपण योजना। कब चलाई गई थी? सन 1992 में। किसके सहयोग से? ये भी पूछ लिया जाता है। तो अरावली वृक्षारोपण योजना जो है ये जापान के सहयोग से चलाई गई थी। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना जो प्रारंभ की गई थी सन 2003 में। द्वितीय चरण इसका चलाया गया था सन 2011-12 में। और किसकी सहायता से?
तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट नाम क्या है, जीका, JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। साथियों, इसकी सहायता से ही राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? सन 2003 में। जबकि जो इसका द्वितीय चरण है या जो दूसरा चरण है, ये कब चलाया गया था? सन 2011-12 में। चलिए चौथे नंबर पे हम देखेंगे 20 वर्षीय कार्यक्रम के बारे में। तो देखो 20 वर्षीय कार्यक्रम था ये, तो मतलब कितने सालों के लिए चलाई गई? 20 सालों के लिए। साथियों 1996 से लेकर के 2016 तक 20 वर्षीय कार्यक्रम चलाया गया था। 5वें नंबर पे देखे हरित राजस्थान कार्यक्रम, ये राजस्थान में चलाया गया था भाई 2009 से लेकर के 2014 तक। जबकि एक कार्यक्रम और चलाया गया था जिसका नाम है रुख भाइला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन से जिले से? डूंगरपुर जिले से। यह वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने का कार्यक्रम था। यूं पूछ लिया जाता है कि वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने का कार्यक्रम कौन सा था? तो रुख भाइला कार्यक्रम जो है ये वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने का कार्यक्रम था। साथियों नोट करके लिखा है वानिकी प्रशिक्षण संस्थान। पूछा जाता है कि राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो जयपुर में। वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मित्रों, जो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी सन 1952 में, ये कहती है कि राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये आदर्श अनुपात था, 33% भाग पर वन होना चाहिए। जो कुल क्षेत्रफल है, चाहे कोई सा भी राज्य हो, राष्ट्रीय वन नीति जो प्रथम आई थी 1952 में, ये क्या कहती है कि कोई भी भले राज्य हो वहां पर 33% कुल क्षेत्रफल का 33% जो भाग है उस पर वन होना चाहिए। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था? तो ये 1953 में आया था। ये भारत का पहला राज्य भी पूछा जाता है। क्यों? कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 जो है, इसको लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? तो भाई राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य था जिसने राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। जबकि राजस्थान की प्रथम वन नीति अगर पूछ ले तो 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति आई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1953 को। भारत का पहला राज्य कौन सा था इस अधिनियम लाने वाला? तो राजस्थान था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में, जो कि राजस्थान की नहीं, ये भारत की राष्ट्रीय वन नीति थी। ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रीय शब्द आ रहे हैं ना साथियों। और ये नीति क्या कहती है कि जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। जबकि वानिकी प्रशिक्षण संस्थान पूछ ले तो जयपुर आंसर होगा। वन रोपण भू संरक्षण केंद्र पूछ ले तो जोधपुर आंसर होगा। एक कार्यक्रम था रुख भाइला कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत की गई थी 1985 में डूंगरपुर से। मित्रों, इसमें वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने का कार्यक्रम रखा गया था। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब चला? 2009 से 2014 के बीच में। 20 वर्षीय कार्यक्रम कब से कब तक चला? 1996 से 2016 तक। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता योजना कब प्रारंभ हुई? 2003 में। दूसरा चरण कब आया? 2011 से 12 में। किसकी सहायता से? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या जीका की सहायता से। जबकि अरावली वृक्षारोपण योजना कब चलाई गई? 1992 में। यह भी किसकी सहायता से? तो जापान देश की सहायता से। और मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया? 1978 में, जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी थी? 75% और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी थी? 25%। तो ये क्लास नंबर जो आपके 23 है कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलेंगे आज ही अगले वीडियो में।